एपिसोड 4। अभी तक आपने देखा कि कैसे आलिया नंदकिशोर को मंदिर में बुलाकर ये कहती है कि वो उसके बेटे से शादी करने को तैयार है, पर इसके बदले उन्हें उसके पापा की पुश्तैनी घर को बचाना पड़ेगा। जिसे सुनकर नंदकिशोर तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वो न सिर्फ उसके पापा का घर बचाएंगे बल्कि वो उनके परिवार वाले का भी ख्याल रखेंगे। अब कहानी आगे। लक्ष्मी विला। सूर्य टेरेस पर जिम कर रहा होता है, जहाँ पर लक्ष्मी दूध का गिलास लेकर पहुंच जाती है और कहती है, अब आज के लिए बहुत हो गया जिम सिम, अब ये लो सूर्य दूध पी लो, इससे तुम्हें एनर्जी आएगी। जी माँ, आप यहाँ टेबल पर रख दीजिए, मैं पी लूंगा थोड़ा रेस्ट करने के बाद। ठीक है। लक्ष्मी ये बोलकर टेरेस पर से जाने लगती है कि तभी टेरेस की सीढ़ियों पर से नंदकिशोर जी वो ऊपर की तरफ चली आ रहे थे कि अचानक वो फिसल कर सीढ़ी पर गिरने लगते हैं और गिरते गिरते वो सीधे जमीन पर जा पहुंचे। इसे नीचे गिरे देख टेरेस पर से लक्ष्मी जोर से चिल्लाते हुए भागती हुई नीचे जा पहुंचती है। अपनी माँ की आवाज सुनते ही सूर्य हड़बड़ा कर खुद में बोलता है, ये तो माँ की आवाज थी, क्या हुआ उन्हें? कहीं उन्हें कुछ हो सीट। ये बोलते हुए वो दौड़कर सीढ़ी के पास गया और जैसे ही वो वहां पहुंचा, समाने अपने पापा को जमीन पर पड़े देख और लक्ष्मी को उन्हें जागते हुए देख दौड़कर वहां पहुंच गया और हड़बड़ाते हुए पूछा, ये कैसे हो गया माँ? पापा गिर कैसे गए? पता नहीं बेटा, मैं जब उतर रही थी तो ये अचानक स्लीप कर गई और सीढ़ियों से गिरकर नीचे पहुंच गए। अच्छा माँ, पापा को कुछ नहीं होगा, आप इतना पैनिक मत होइए। मीरा जल्दी से माँ को यहाँ से उठाकर सोफे पर बिठाओ और पानी पिलाओ, मैं पापा को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ये बोलते हुए सूर्य नंदकिशोर को किसी तरह से जमीन पर से अपने गोद में उठाया और जाने लगा। तभी योगेश भी उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ हॉस्पिटल चला गया। इधर पार्वती और शारदा सभी लक्ष्मी को शांत करने में लगे थे। इस समय सभी को बस नंदकिशोर का डर था कि उसे कहीं कुछ हो ना जाए। इधर जैसे ही सूर्य नंदकिशोर को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, हॉस्पिटल वाले उन्हें जल्दी से भर्ती कर लिए और सूर्य से बोले, देखिए मिस्टर, आपके पापा की हालत बहुत क्रिटिकल लग रही है। आप जितनी जल्दी हो सके इनके ऑपरेशन के लिए फॉर्म भर दीजिए। जी डॉक्टर, मैं अभी कर देता हूँ, आप जल्दी से जाकर पापा का ऑपरेशन कीजिए। ये बोलकर सूर्य दौड़ते हुए हॉस्पिटल के दूसरे छोर पर चला गया फॉर्म को भरने। तभी डॉक्टर योगेश से बोलते हैं, मिस्टर योगेश, आप जल्दी से अंदर आइए। योगेश डॉक्टर के बातों से पूरी तरह डरे हुए थे। क्यों डॉक्टर, क्या हुआ? आप तो अभी भाई के ऑपरेशन करने जा रहे थे ना, तो फिर अचानक आप मुझे अंदर आने के लिए क्यों बोल रहे हैं? वो सब आपको आपके भाई ही बता पाएंगे। दरअसल आपके भाई को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। डॉक्टर की बात सुनते ही योगेश एकदम से हैरान हो गया और हड़बड़ाते हुए वार्ड के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर बेड पर नंदकिशोर को बिल्कुल ठीक हालत में बैठे हुए देखा, वो चौंक गया और दौड़कर उससे गले से जा लगा गया। भाई साहब, आप ठीक है? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ है। आपने तो हम सब की जान ही निकाल दी थी। मैं अभी जाकर सूर्य को बताता हूँ कि आपको कुछ नहीं हुआ है, वो बच्चा बहुत परेशान हो गया है। और घर पर भाभी भी काफी दुखी थी। ये बोल योगेश जैसे ही सूर्य को ये बात बताने जाने लगा, नंदकिशोर उसे रोकते हुए बोला, एक मिनट रुको योगेश, तुम किसी से कुछ नहीं बोलोगे। योगेश रोकने पर रुक तो गया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस कारण से उसके भाई उससे झूठ बोलने को कह रहे हैं। इस वक्त तुम समझ नहीं पा रहे होगे योगेश कि मैं ऐसे नाटक क्यों कर रहा हूँ, वो भी अपने इतने बुरे एक्सीडेंट की, क्यों यही सोच रहे हो ना तुम? हाँ भाई साहब, आप मुझे बताइए कि आपने पूरे घर वालों को अपने ऐसे हालत का झूठ क्यों बोला? आपको पता है वो सभी लोग कितने घबराए हुए हैं। मुझे ये करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मेरे भाई, पर मेरे पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था सूर्य की शादी आलिया से करवाने का। बस एक यही रास्ता मुझे दिखी दिया तो मैंने बिना रुके जल्दी इसे कर डाला। पर भाई साहब, आपके इस नाटक से सूर्य की शादी आलिया से कैसे हो जाएगी? ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। मैं अपने पत्नी और बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर मैं उसे सीधे तरीके से आलिया से शादी करने को कहता तो वो शादी करने से रहा, और न ही लक्ष्मी जी आलिया को कभी अपनी बहू के रूप में देखती। इसीलिए मैंने सोचा अगर मैं मरने का नाटक करने लगूंगा तो मैं अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर उनसे जो कहूंगा उन्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, ना चाहते हुए भी। पर भाई साहब, ये सब करने के बाद आलिया को अपने घर तो ले आएंगे, पर क्या सबको जब सच का पता चलेगा तो वो शांति से बैठेंगे? क्या भाभी आलिया को इतने आसानी से अपनी बहू मान लेगी? और सूर्य, उसे तो आप ही अच्छे से जानते हैं। अब वो सब मैं अभी नहीं जानता हूँ योगेश, मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर मैंने इस वक्त ये नाटक कर आलिया की शादी सूर्य से नहीं करवाई तो लक्ष्मी जी उसकी शादी उस लावण्या से करवा देंगी, जिसे ना तो रिश्ते का मतलब पता है और ना ही पति का। तो क्या भाई साहब, आपको लगता है कि आपके कहने पर भाभी और सूर्य तैयार हो जाएगा आलिया से शादी करने के लिए? तुम देखो तो मैं आगे क्या क्या करता हूँ, लेकिन किसी भी हालात में शादी तो करवा कर ही रहूंगा अपने बेटे की आलिया से।
ये बोल नंदकिशोर झट से बेड पर लेट गया और डॉक्टर एकदम से झूठ मूठ का ऑपरेशन करने की तैयारी करने लगे। जैसे ही सूर्य ने योगेश को वार्ड रूम के अंदर देखा तो वो भी अंदर जाते हुए पीछे से बोला, चाचू आप यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में क्या कर रहे हैं? हाँ सूर्य बेटा, भाई साहब ने ही हमें अंदर बुलाया है। देखो ना तुम, वो अपनी मौत से किस तरह से लड़ रहे हैं। वो मुझे बुलाकर बोल रहे थे कि उनके बाद में इस परिवार वालों का अच्छे से ख्याल रखो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? पापा आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे मेरी मौत सामने दिखाई दे रही है बेटा। अब नहीं लगता है कि मैं बच पाऊंगा। मेरे बच्चे, बस मुझे एक ही अफसोस जिंदगी भर के लिए रह जाएगा। नंदकिशोर एकदम कराहते हुए आवाज में बोला। उनके ऐसा कहने पर सूर्य झट से उसके पास जा उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ उसे कसकर दाबते हुए बोला, पापा आपको कुछ भी नहीं होगा। आप बोलिए आपको किस बात का मलाल है। मैं आपकी बात को पूरा करूंगा और आपको बिल्कुल ठीक भी करवाऊंगा। तभी नंदकिशोर ने जानबूझकर एकदम हालत बिगड़ने का एक्टिंग करने लगे, जिसे देखकर डॉक्टर बोलने लगे, देखिए आप सभी बाहर जाइए, इनकी हालत बहुत खराब होती जा रही है। हमें जल्दी से ऑपरेशन शुरू करना होगा, लेकिन हम ये गारंटी के साथ आपको नहीं बोल सकते हैं कि ये ऑपरेशन के बाद बच ही जाएंगे। 50% की चांसेस है बचने की या ना बचने की। सूर्य एकदम गुस्से में बोला, ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? आपको किसी भी हालत में मेरे पापा की जान बचानी ही होगी, समझे आप? मुझे कुछ नहीं सुनना है। सूर्य को इतना गुस्से में देख योगेश उसे शांत करते हुए बोला, प्लीज बेटा शांत हो जाओ, वो अपना काम कर ही रहे हैं ना। काश कि तुम उनकी इच्छा पूरी कर पाते, पर वो जो बोले उसे सुनकर मैं तो हैरान रह गया। क्या पापा ने आपको बताया है कि वो क्या चाहते हैं चाचू? तो आप चुप क्यों हैं? जल्दी से मुझे बताइए, मैं करूंगा पूरी उनकी इच्छा। नहीं सूर्य बेटा, तुम नहीं कर सकते हो उनकी ये इच्छा पूरी, तुम रहने दो। ये सूर्य चौहान अगर एक बार किसी से कोई प्रॉमिस कर देता है तो उसे वो हर हालत में निभाता है चाचू, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। और पापा का इच्छा तो मैं जरूर निभाऊंगा, ये वादा है मेरा आपसे। अगर तुम बोल रहे हो तो सुनो। तुम्हारे पापा की इच्छा ये थी कि वो तुम्हारी शादी अपनी पसंद की लड़की के साथ करवाना चाहते थे और उसे तुम्हारी पत्नी बने देखना चाहते थे। जैसे ही योगेश ने ये बात सूर्य से कही, उसके कदम एकदम से लड़खड़ा गया और वो एकदम से चौंकते हुए बोला, पर पापा को तो पता है ना कि माँ ने मेरा रिश्ता कहीं और तय किया हुआ है। तो फिर पापा ऐसा कैसे बोल सकते हैं चाचू? इसीलिए तो वो अपने मन को मार अपने मन की बात अंदर ही छिपा लिए थे सूर्य बेटा। लेकिन शायद अब उन्हें लगता है कि ये उनका आखिरी वक्त आ गया है, इसीलिए उनके मन की बात उनकी आखिरी इच्छा बन उन्हें सता रही है। प्लीज चाचू, उन्हें कुछ भी नहीं होगा और आप बार बार ये मत बोलिए कि उनकी आखिरी इच्छा है। हमारे बोलने या ना बोलने से सच्चाई तो बदल नहीं जाएगी ना सूर्य बेटा। और सच यही है कि तुम्हारे पापा तुम्हें अपने पसंद की लड़की के साथ शादी होता हुआ देखना चाहते थे। योगेश अभी ये बात बोल ही रहा था कि तभी पीछे से जोर से लक्ष्मी के चिल्लाने की आवाज आई। देवर जी, जरा सोच समझ कर बोलिए, भूलिए मत कि आप क्या बोल रहा है और किसके लिए। लक्ष्मी सहित सारे परिवार को हॉस्पिटल में देखकर योगेश एकदम से घबरा गया और मन ही मन बोलने लगा, क्या भाई साहब, आपने तो मुझे अच्छे से फंसा दिया है। और अब मुझे ही कैसे करके सारी बात संभालनी होगी। नहीं तो अगर हमारी सच्चाई खुल गया तो शादी तो दूर की बात है, हम दोनों का जो हाल होने वाला है ना, वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। फिर बोला, भाभी आप यहाँ पर? वो सब आप छोड़िए देवर जी, पहले ये बताइए कि आप सूर्य से अभी क्या बोल रहे थे? उसे दूसरी लड़की से शादी करने के लिए उकसा रहे थे ना आप? नहीं नहीं भाभी, भला मैं क्यों ऐसा बोलूंगा। मैं तो बस इसे बता रहा था कि भाई साहब की आखिरी इच्छा क्या है। क्या मतलब है आपका देवर जी? उनकी आखिरी इच्छा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाभी डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया है कि वो ऑपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर है। और इससे पहले कि वो ऑपरेशन शुरू करते किसी तरह भाई साहब ने हमें बताया कि वो चाहते थे कि सूर्य की शादी वो अपने पसंद की लड़की के साथ करवाते। बस यही बात मैं सूर्य बता रहा था। वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं देवर जी, जबकि उन्हें पता था कि हम अपने बेटे के लिए पहले ही लड़की पसंद कर चुके हैं। हाँ भाभी, इसीलिए तो वो ये बात अपने मन में ही रख लिए थे। पर आज जब उन्हें लगा कि वो नहीं बच पाएंगे तो उन्होंने ये बता दिया। योगेश ने पूरी तरीके से लक्ष्मी और सूर्य को ये विश्वास दिला दिया था कि सच में अब नंदकिशोर नहीं बचने वाले हैं। और उनकी आखिरी इच्छा को इतना बड़ा बना दिया कि अब ना चाहते हुए भी उनकी पत्नी और बेटे को उनका ये इच्छा पूरा करना पड़ेगा। योगेश खुराक खरा लक्ष्मी जी की तरफ देखते हुए मन ही मन बोले जा रहा था, भाभी को देखकर तो लग रहा है कि वो सूर्य की शादी भाई साहब के पसंद वाली लड़की से करवाएगी। लगता है भाई साहब का पेतरा काम कर रहा है। अब किसी तरह मुझे हड़बड़ा कर सूर्य से उस लड़की के मांग में सिंदूर डलवाना है, बाकी का बाद में देखा जाएगा। बस एक बार ये शादी हो जाए किसी तरह से। तभी सूर्य बोलता है,
माँ, मैं जानता हूँ कि आपने मेरे लिए लड़की पसंद कर ली है और अगर आपने उन्हें मना किया तो इससे आपके शान को हट पहुँचेगा। पर मैं पापा की आखिरी इच्छा के बारे में जानते हुए भी अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं करी तो ये गिल्ट मुझे लाइफ भर सीने में एक सुई की तरह चुभेगी। हम जानते हैं बेटा, शायद इस वक्त जो तुम बोल रहे हो वही करना सही होगा। हाँ, हमारी शान को हट जरूर पहुँचेगा पर हम भी यही चाहते हैं कि इस वक्त नंदू की इच्छा पूरी हो। सूर्य से ये बात बोल लक्ष्मी जी झट से योगेश के सामने जाते हुए बोली, क्या आपको उन्होंने उस लड़की के बारे में कुछ बताया है देवर जी? जी भाभी, वो लड़की अभी इसी हॉस्पिटल में मौजूद है। कौन है वो और क्या नाम है उसका? तभी योगेश जी आलिया को आवाज देते हुए कहते हैं, अंदर आ जाओ आलिया बेटा। योगेश ने जैसे ही ये बात कही आलिया अपने संकुचाते हुए कदम से सबके सामने आते हुए खड़ी हो गई। उसे इस तरह नर्वस देख योगेश जी उसके पास जाते हुए बोले, डरो मत आलिया, ये सब तुम्हारे अंकल के ही फैमिली है। भाभी, यही है वो लड़की जिसके साथ हमारे सूर्य की शादी का सपना देखे थे भाई साहब, और इसका नाम आलिया है। वाह, ये लड़की, इसे तो देखने से ही साफ साफ पता चल रहा है कि ये बिल्कुल भी हमारे खानदान के काबिल नहीं है। कैसे नंदू ने इसे हमारे बेटे के लिए पसंद किया था? लक्ष्मी जी की बातों को सुन शारदा जी बोली, बहू, हर बार खानदान देखकर ही रिश्ता तय किया जाए ये कोई जरूरी तो नहीं है। कभी कभी हमें लड़की के गुण, उसके स्वभाव भी देखकर उसे पसंद कर लेना चाहिए। और मुझे जहाँ तक इस बच्ची को देखकर लग रहा है तो ये बहुत ही सुलझी और समझदार किस्म की लड़की है। शायद यही देखकर मेरा बेटा इसी पसंद किया होगा। पर माँ, आप क्या इसे जानती है? हो सकता है हम सबको बेवकूफ बनाने के लिए इतनी सीधी बनने का नाटक कर रही है ये लड़की। तभी पार्वती भी कह देती है, नहीं भाभी, माँ जी सही बोल रही है। ये बच्ची को देखकर मुझे भी लगता है ये सच में बहुत अच्छी है। और अगर भाई साहब ने इसे हमारे सूर्य के लिए पसंद किया है तो जरूर कोई बात होगी ना इस बच्ची में। तो आप भी इसे खुशी खुशी अपना लीजिए भाभी। मैं जरा सी सबको बोलने के लिए क्या इजाजत दी, तुम सब तो मुझे ही ज्ञान बांटने लग गए। लक्ष्मी आलिया को देखकर तुरंत जज करते हुए बोल पड़ती है, ये लड़की किसी भी एंगल से मेरे बेटे के लायक नहीं लग रही है। सूर्य अपनी माँ की बात चुपचाप सुनता रहता है और एक बार भी आलिया के तरफ पलटकर भी नहीं देखता है। लेकिन लक्ष्मी के मन न होते हुए भी वो उस लड़की से अपने बेटे की शादी के लिए मान जाती है और कहती है, ठीक है, अगर नंदू की ये इच्छा है तो वो पूरी होगी और उसे सूर्य पूरा करेगा। सूर्य, तू इससे शादी कर ले। लक्ष्मी के इतने कहने भर की देरी थी। योगेश झट से वहीं एक छोटी मूर्ति के सामने जो सिंदूर का किया रखा हुआ था झट से जाकर लाते हुए सूर्य के सामने बड़ा कहता है, ले सूर्य बेटा, भर दे आलिया की मांग और पूरी कर दे अपने पापा के आखिरी इच्छा को। योगेश के सिंदूर बढ़ाने पर सूर्य एक नजर उन्हें देखता है और दूसरी नजर अपनी माँ लक्ष्मी की ओर करता है, जिसके चेहरे पर खुशी तो जरा सी भी नहीं थी इस शादी से। वो ये बात अच्छी तरह जान रहा था, पर वो भी ये शादी कहाँ ही करना चाहता था। ऊपर से आलिया जैसी लड़की उसके एकदम विपरीत। वो तो बस माँ के कहने पर अपने पापा की इच्छा पूरी करने के लिए सिंदूर को उठा बिना आलिया के तरफ देखे ही उसके मांग में भर दिया। सूर्य ने जैसे ही वो सिंदूर आलिया के मांग में भरी, आलिया उसके चेहरे को देखते हुए खुद से मन ही मन बोली, ये जिंदगी भी क्या खेल खेलती है, एक पल में इतनी खुशी देती है और दूसरे ही पल में इतने सारे गम। मैंने खुद अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिए और इसके लिए मैं किसी को दोषी भी नहीं मान सकती हूँ। बाबा और माँ ने मेरे शादी के कितने सारे सपने देखे थे पर मैंने उनके सारे सपने को चकनाचूर कर दिया। जब उन्हें मेरी वीडियो मिलेगी तो वो लोग मुझसे सारा रिश्ता ही तोड़ लेंगे, पर मुझे उनकी नफरत मंजूर है। कम से कम मुझसे नफरत ही सही, मुझे इतना तो तसल्ली रहेगी ना कि वो लोग अच्छे से है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए मैं उनकी नफरत भी बर्दाश्त कर लूंगी। ये सब सोचते हुए आलिया अपनी आंखें को बंद कर एक गहरी सांसें लेती है और आगे बढ़ लक्ष्मी को प्रणाम करने जैसे ही झुकती है, लक्ष्मी झट से अपना पैर पीछे कर खड़ी हो जाती है और आलिया को ताने मारते हुए बोलती है, मेरी मजबूरी थी जो मुझे तुम्हारी मांग अपने बेटे के हाथों भरवाना पड़ा, पर इसका मतलब तुम खुद को क्या सच में मेरी बहू मानने लग गई हो? तुम जैसी लड़की को तो मैं अपने घर के आसपास भी ना भटकने दूं। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारे घर में चुपचाप रहना और घर के काम धाम में नौकरों की हाथ बटाना समझी, क्योंकि तुम्हारी औकात भी हमारे घर में एक नौकर से ज्यादा की नहीं है। इस पर आलिया बोलने की कोशिश करते हुए बोली, पर माँ मैं तो। आलिया अभी इतना ही बोली थी कि सूर्य झट से उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए दबा देता है और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए धीरे से उसे कहता है, ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ को उल्टा जवाब देगी। मैंने तेरे मांग में ये जो लाल रंग भरा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की इच्छा पूरी करने के लिए। इसे तू सच समझकर कहीं बड़े बड़े सपने नहीं ना देखने लगी। माँ बिल्कुल सही बोल रही है, तेरी औकात हमारे घर में एक नौकर की ही है। सूर्य आलिया के हाथ को काफी देर से जोर से दबाकर पकड़ा था, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ हो भी रही थी। वो अपने हाथ को बार बार छुड़ाने की भी कोशिश कर रही थी,
पर वो सूर्य के हाथ से अपने हाथ को नहीं छुड़ा पा रही थी और वहां पर खड़े किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे आ उसका साथ दे सूर्य को समझाए। जब आलिया ने सभी की तरफ देखा और सबको ऐसे मौन पाया तो वो समझ गई कि नंदकिशोर अंकल जो उनसे बोले थे वो सब सच ही है। इस परिवार में एक लक्ष्मी आंटी का चलता है और दूसरा उसके इस बिगड़ेल बेटे का। और फिर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोली, प्लीज मिस्टर सूर्य मेरा हाथ छोड़िए, मुझे हर्ट हो रहा है। और रही बात आपके घर में नौकर बन के रहने की, तो सॉरी वो मुझसे तो नहीं होने वाला है। हाँ, मुझे आपकी पत्नी बनने का भी कोई शौक नहीं है, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके घर में रहूं तो मुझे वहां पर एक कमरा चाहिए। और हाँ, मैं पहले ही बोल देती हूँ, ये रिश्ता जैसे आपको नहीं चाहिए था ठीक बिल्कुल मुझे भी नहीं चाहिए। बस आपकी अपनी मजबूरी है इस अनचाही शादी करने की और हमारी कुछ अपनी। आलिया को सूर्य इतना हद पहुंचा रहा था पर फिर भी वो अपने बात रखने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी और दर्द का सामना करते हुए वो अपनी बात बोल दी। तभी लक्ष्मी जी गुस्से से बोली, अरे तेरे तो बड़े लंबे जुबान हैं। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लक्ष्मी चौहान के समाने नजरें उठाकर भी बोल सके, पर तू तो ना सिर्फ नजरें उठाकर बोल रही है बल्कि हमें उल्टा नसीहत भी दे रही है। देख ले बेटा, आज तेरी माँ को इसने सबके सामने कैसे बेइज्जत किया है। लक्ष्मी का इतना बोलने की देरी थी कि सूर्य आलिया का बाल पकड़ने ही वाला होता है, तभी योगेश दौड़कर उनके बीच में आ जाता है और आलिया को सूर्य से छुड़ाते हुए कहता है, अरे सूर्य बेटा, तू यहाँ हॉस्पिटल में इतना हल्ला क्यों कर रहा है? तुझे पता है न इस वक्त तेरे पापा की ऑपरेशन चल रही है और इस समय हम सबको मिलकर उनके ठीक होने की प्रार्थना करनी चाहिए। ये सब तो बाद में भी होता रहेगा। आप ठीक बोल रहे हैं चाचू, इसे तो मैं बाद में देखता हूँ। ये बोल सूर्य आलिया को धक्का देते हुए अपने से दूर कर देता है और अपनी माँ को लेकर नंदकिशोर जिस वार्ड में है वहां बाहर चला जाता है। लक्ष्मी जाते जाते मन ही मन मुस्कुराते हुए बोल रही थी, इस लड़की को बड़ा मेरे बेटे की दुल्हन बनने का शौक था ना, तभी तो हॉस्पिटल तक आ गई शादी करने के लिए। जरूर मेरे नंदू को भी इसी ने बहला फुसला कर सूर्य से शादी करने वाले बात के लिए मनाई होगी। कोई नहीं, इसकी तो मैं खुद सूर्य के हाथों ऐसी खातिरदारी करवाऊंगी ना जो ये कभी सपने में भी लक्ष्मी चौहान से पंगा लेने के बारे में नहीं सोचेगी। हम इधर आलिया के हाथ में सूर्य द्वारा दिए गए जख्म साफ साफ दिख रहे थे जिसे वो हल्के हाथों सहला सहला कर दर्द को कम करने की कोशिश भी कर रही थी। तभी वहां पर मीरा और पार्वती आते हुए उसके दोनों तरफ खड़ी हो गई और पार्वती उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए उसे हल्के से सहलाते हुए बोली, बेटा आप कौन हो, कहाँ से आए हो, हम ये तो नहीं जानते हैं, पर आपने जिस तरह से सूर्य को आज सबके सामने बिना डरे जवाब दिया है ना, उससे हमें इतना तो पक्का यकीन हो गया है कि आपको नंदकिशोर भाई साहब ने सूर्य के लिए पत्नी के रूप में क्यों चुना है। तभी मीरा बोली, हाँ भाभी, आप सच में बहुत हिम्मत वाली लड़की हो, वरना सूर्य भाई या माँ के सामने हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि कोई अच्छी बात भी बोल सके। आप सब, आलिया थोड़ा सकुचाते हुए पूछी, क्योंकि वो अभी नंदकिशोर और योगेश को अच्छे से पहचानती थी, बाकी को तो थोड़ा अंदाज मार मार कर जानने की कोशिश कर रही थी। तभी मीरा बोली, अच्छा हम तो भूल ही गए कि भाभी हमें कैसे भला पहचानेगी। हम है सूर्य भाई की छोटी बहन यानी कि आपकी प्यारी और दुलारी सी नंद, और ये है हमारी छोटे पापा की पत्नी यानी कि हमारी छोटी माँ, और वो जो सफेद साड़ी में हाथ में लाठी लिए खड़ी है ना, वो है हमारी और सबकी प्यारी दादी। मीरा ने सबका परिचय आलिया से करवाया। तब आलिया आगे बढ़ शारदा के पास जाकर उनके पैर छूते हुए आशीर्वाद लेती है। उसको ऐसा करते देख सभी का मन खुश हो जाता है और शारदा आलिया के दोनों कंधे को पकड़ते हुए उसे अपने सामने खड़े कर बोली, एक मिनट बेटा, और फिर अपने हाथ में जो एक सोने का कड़ा वो हमेशा पहनती थी उसे अपने हाथ से निकालते हुए आलिया के सामने देते हुए बोली, ये कड़ा हमारे खानदान की पुश्तैनी कड़ा है। ये हमारी सास ने हमें दिया था और हमने इसे तभी सोच लिया था कि अपने पोते की होने वाली पत्नी को देंगे, और आज जब कि तुम मेरे पोते की पत्नी बन गई हो तो ये कड़ा पर तुम्हारा हक बनता है। लो बेटा, इसे पहन लो। शारदा ये बोलते हुए वो कड़ा आलिया को दे दी और आलिया भी योगेश की तरफ देख शारदा से वो कड़ा ले लेती है। पर उसके दिमाग में इस समय सिर्फ अपने घर में क्या चल रहा होगा वही बात घूम रही होती है। सभी ने वो वीडियो देखा होगा कि नहीं? अगर देखा है तो अभी तक उसे एक बार भी कॉल करने की कोशिश तक भी नहीं करी। इन सबको अपने दिमाग में दबाए वो यहाँ की स्थिति को समझ रही थी और सबके सामने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान बिखेरे मिल भी रही थी। इधर सुवर्णा जब आलिया के कमरे में गई और उसे वहां पर आलिया नहीं दिखी तो वो राजू से पूछी, राजू बेटा जरा इधर तो आना। आया मॉम। ये बोलकर राजू हाथ में मोबाइल को छेड़ता हुआ आलिया के कमरे में आ बोला, हाँ मॉम बोलो, तुमने मुझे क्यों बुलाया? बेटा अभी अभी तो तेरी दीदी बाहर से आई थी, मैंने उसे नाश्ता देकर उसके कमरे में ही भेजा था, तब भी वो यहाँ पर नहीं है। तुझे पता है कि वो कहाँ चली गई फिर से? ये लड़की भी ना एक मिनट भी आराम से बैठकर खाना नहीं खाती है। देख प्लेट में खाना वैसे ही धरा हुआ है।
नहीं मॉम, दी ने इस बार तो मुझे कुछ नहीं बताया। वैसे भी कुछ देर पहले इतनी हड़बड़ाहट में दी पता नहीं कहाँ गई हुई थी। ये बात वो खुद से मन ही मन बोला। तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या सोचने लगा राजू? अगर नहीं पता है तो उसे कॉल लगा कर एक बार पूछ तो ले कहाँ है वो। ठीक है मॉम, मैं करता हूँ दी को कॉल। ये बोलकर राजू जैसे ही आलिया को कॉल करने के लिए नंबर डायल कर ही रहा था तभी वहां पर लड़खड़ाते हुए पैर से हाथ में मोबाइल लिए कमलेश आ गया और दरवाजे पर खड़ा हो एकदम टूटे हुए आवाज में बोला, कोई फायदा नहीं है उसे कॉल करने का, मत करो कॉल उसे। कमलेश की वैसी हालत देखकर सुवर्णा और राजू दोनों डर गए और जल्दी से दौड़ते हुए उनके पास जाकर खड़े होते हुए पूछे, ए जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आलिया को कॉल ना करें? और आपने अपनी ये कैसी हालत बना ली है? क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? राजू पापा को बेड पर ले जाकर बिठा तो। हाँ मम्मा, आए पापा। ये बोल राजू कमलेश को सहारा देते हुए बेड पर ले जाकर बिठा दिया और उसके हाथ में जो मोबाइल था उसे देखते हुए बोला, ये आपके हाथ में किसकी मोबाइल है पापा? जरा दिखाए तो। कमलेश कुछ भी बोलने की स्थिति में था ही नहीं, उसे तो अब भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि सच में आलिया ने शादी कर ली है और उन सबको बिना बताए घर से भी चली गई है, जो उस मोबाइल में उसके द्वारा बोला गया था। राजू ने मोबाइल को जैसे ही ऑन किया सामने आलिया का वीडियो था, उसे देखते हुए वो थोड़ा अचराजत्ता से बोला, इसमें तो दी का वीडियो है, पर दी ने वीडियो में कहा क्या है? क्या आलिया का वीडियो है? पर वो कब से वीडियो बनाने लगी? जल्दी से ऑन करके देखना राजू क्या बोल रही है। सुवर्णा परेशान होते हुए राजू से बोली। राजू ने जैसे ही वो वीडियो ऑन करी, उसमें आलिया बोल रही थी, हेलो मेरी प्यारी सी फैमिली, मैं आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और हमेशा करती भी रहूंगी। मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि अभी जो मैं आप सबको बताने वाली हूँ उसे सुनकर आपके दिल में मेरे लिए प्यार रहेगा या फिर नफरत। लेकिन हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि भले कुछ भी हो जाए हमारा प्यार आप सबों के लिए हमेशा से एक जैसा ही रहेगा। दरअसल मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, वही लड़का जिसका रिश्ता लेकर वो कल अंकल जी आए हुए थे। लेकिन अपने इस बार मुझसे बिना पूछे ही वो रिश्ता ठुकरा दिया। मैं आपको बताना चाहती थी कि मुझे उस लड़के से प्यार है और मैं उससे ही शादी करना चाहती थी। बस इसीलिए आज तक आपके लाए सारे रिश्ते को मैं ये बोलकर तोड़ती आई थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, जबकि सच ये नहीं था। और जब मैंने उसे किसी और से शादी करते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और इसीलिए आज सुबह सुबह ही मैंने उसके साथ शादी कर ली। ये सब जानकर आपको दुख तो जरूर होगा, पर मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आई एम सॉरी। आलिया का वीडियो सुनकर मानो सुवर्णा के पैरों तले तो जमीन ही निकल गई हो और वो भी लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई और अपने माथे को अपने हाथ से पीटते हुए खुद को कोसने लगी कि उसने कैसी बेटी को जन्म दिया था जो उसके मुंह पर कालिक पोत कर भाग गई। पर राजू को अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये सब सच में है। उसे इसके पीछे कोई बड़ी वजह महसूस होगा रही थी जिसे आलिया ने नहीं बताया, इसीलिए वो अपने माँ पापा दोनों से बोला। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यही तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।